कैसे मनहूस लड़की है। जैसे ही शादी के लिए बिठाया होने वाले पति को खा गई। अरे बंदा पूछे, अच्छा भला जवान मर्द था, अचानक ही दुनिया से चला गया। हाँ भाई, मनहूस कदम वाली है। ऐसी लड़की से तो कोई भी शादी ना करे। जवान जहान बच्चे को खा गई। तौबा तौबा। उस वक्त तो बड़ी हवेली की बड़ी बेटी की शादी चौधरी खानदान के सबसे बड़े सपूत विवेक चौधरी के साथ हो रही थी। कुछ देर में बारात ने पहुंचना था कि अब ये खबर सबके ऊपर पहाड़ बनकर टूटी कि विवेक चौधरी की कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। ये खबर हवेली पर एक पहाड़ बनकर टूटी थी। हर तरफ एक कोहराम समझ गया था। खुशियों की जगह अचानक गम, चीखों पुकार और रोने धोने ने ली थी। दुल्हन बनी वो खूबसूरत सी लड़की यशिका इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। जैसे सब एकदम से सब कैसे बदल गया था। वहां मौजूद औरतों के मुंह से भांत भांत की बातें सुनती अंजलि बुरी तरह बिखर उठी। अपनी प्यारी दीदी के लिए वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरी दीदी के लिए कुछ भी मत बोलो। अगर हमारे दुख में शामिल नहीं हो सकते, हमें अपने शब्दों से तकलीफ भी मत दो। वो रोते हुए यशिका का हाथ थामे उन औरतों से सख्त गुस्से में बोली, अरे भाई हमें क्या, हमें तो जो लगा वो बोल दिया। एक औरत बड़ी ही हठधर्मी से बोली थी, जबकि साधना जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। विवेक चौधरी उनका होने वाला दामाद था, बल्कि दामाद से भी बढ़कर बेटे के जैसा था। विवेक ने हर कदम पर उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद की थी। कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि यशिका बिन बाप की बच्ची है। वो जितना मुमकिन हो सकता था उतनी मदद करता था। हर कदम पर उसे एहसास दिलाता कि वो अनाथ नहीं है। साधना जी के दिल में विवेक के लिए बहुत ममता थी। वो उसे अपने बेटे से कम नहीं मानती थीं। लेकिन अब अचानक उसकी मौत की खबर ने उनके ऊपर एक कयामत तोड़ कर रख दी थी। वो जो उनके दिल के सबसे करीब था, पर आज इस दुनिया से जा चुका था, उनसे दूर हो गया था। वो रोती ना तो क्या करती। वहीं दूसरी तरफ चौधरी हवेली का मंजर भी कम कयामत पेश नहीं कर रहा था। आज चौधरी हवेली के बड़े सपूत विवेक चौधरी की शादी थी और इसीलिए पूरी हवेली को रोशनियों से सजाया गया था। अमित चौधरी ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर कोई बहुत खुश था। लेकिन अचानक ही विवेक की डेथ की खबर ने सबको बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। कुछ ही देर में वो सब बारात लेकर बड़ी हवेली जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक एक्सीडेंट ने सबको बदल दिया। विवेक और उसका छोटा भाई रियान दोनों जेंट्स पार्लर से वापस आ रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइविंग सीट पर बदकिस्मती से विवेक था। एक बहुत बड़े ट्रक में उनकी गाड़ी जा लगी। ड्राइविंग सीट वाला हिस्सा तो बुरी तरह कुचला गया था, जबकि गाड़ी ट्रॉली से टक्कर लगने से पहले ही कलाबाजी खाती, जिस वजह से रियान उछलता हुआ गाड़ी से बाहर गिरा था और विवेक गाड़ी के साथ ही उस ट्रॉली के साथ घसीटता चला गया। भाई, रियान दर्द से कराहता अपनी जान से प्यारे भाई को मौत के मुंह में जाता देखता वहीं सड़क के एक तरफ बुरी तरह गिरता चला गया। उसके दिमाग के पिछले हिस्से पर चोट आई थी और वो बेहोश हो गया, जबकि विवेक तो अपनी आखिरी सांसें ही हार गया। दोनों को रेस्क्यू वालों ने फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। विवेक तो दम तोड़ चुका था। उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी कि उसे देखा भी नहीं जा रहा था, जबकि रियान इस वक्त आईसीयू में था। डॉक्टर अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि वो उसे बचाने में कामयाब हो जाएं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों खानदानों में कयामत आकर गुजर गई थी। शादी वाला घर मातम वाला घर बन गया था। जब आन डेड बॉडी घर लाई गई तो विवेक की मां निर्मला जी गश खाकर वहीं गिर पड़ी। उन्हें अंदर कमरे में पहुंचाया गया। हर आंख से आंसू गिर रहे थे। रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया था। बड़ी हवेली वाले भी उसी वक्त चौधरी हवेली पहुंच गए थे। गम की इस घड़ी में वो चौधरी हवेली के लोगों के साथ थे। बुरा वक्त था, टल जाना था। शाम तक उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अमित जी हॉस्पिटल में थे। उन्हें अपना रियान ही अब सब कुछ लग रहा था। एक बेटा खो चुके थे और दूसरा खोना नहीं चाहते थे। पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। बस वो अपने बेटे को वापस अपने सामने देखना चाहते थे। विवेक तो उन्हें छोड़कर चला गया था। रियान के लिए वो बेतहाशा प्रार्थनाएं मांग रहे थे। वो क्या, सभी उसी के लिए दुआएं कर रहे थे। और फिर भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया। वो बच गया था, पर उसे होश नहीं आ रहा था। चोट सर के पिछले हिस्से पर लगी थी, जिस वजह से बहुत गहरा जख्म आया था। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। बस आप भगवान पर भरोसा रखें और भगवान से प्रार्थना करें। यकीनन चमत्कार दुनिया में होते हैं। डॉक्टर ने नरमी से अमित साहब से कहा तो वो गहरा सांस भरते आंखें बंद कर गए।
सभी इस जवान मर्द के जिंदा रहने की दुआएं कर रहे थे, जबकि विवेक को तो चिता के हवाले भी कर दिया गया था। निर्मला जी अपने एक जिगर को खो चुकी थी, दूसरे को खोना नहीं चाहती थीं। भगवान जी के सामने बैठी वो रो रो कर फरियाद कर रही थीं। इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब एक और बच्चा खो सके। बड़ी हवेली इस वक्त तो सन्नाटे में डूबी हुई थी। विवेक की मौत की खबर के बाद ही सब ढोल बाजे बंद हो चुके थे। लोगों के जितने मुंह उतनी बातें थीं। यशिका दिल थामे कमरे में बंद थी, न बाहर निकल रही थी, न किसी से बात कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विवेक का चेहरा लहराता तो आंखों से आंसू बहने लगते। क्यों विवेक, क्यों इतनी जल्दी साथ छोड़ गए? बस इतना साथ था तुम्हारा? वो मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखती चली जा रही थी। पर दुख ऐसा था जिसकी कोई भरपाई नहीं थी। जाने वाला जा चुका था, पर पीछे सबको रोता छोड़ गया था। लगभग 18 घंटे के बाद भगवान की तरफ से रियान को होश आया था, पर उसे अच्छे खासे जख्म आए थे। और सबसे बड़ा जख्म तो उसके लिए उसकी याददाश्त का जाना था, जो सर की बैक चोट लगने की वजह से जा चुकी थी। सॉरी, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनकी मेमोरी का कुछ हिस्सा लॉस हो गया है। और ये नुकसान किस हद तक हुआ है कुछ भी कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। हमें इनके कुछ टेस्ट वगैरह करने होंगे, फिर ही हम कुछ बता सकते हैं। क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? अमित साहब ने अब तक जिस तरह अपने आप को संभाला था ये वही जानते थे। जी, थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, फिर आप मिल लेना। पर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा रश ना हो और ना ही दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने दीजिएगा। डॉक्टर उन्हें एक आजमाइश से निकालकर दूसरी आजमाइश में डालकर चला गया था। अमित, मेरा बच्चा। निर्मला जी ने हिचकी लेते पति की ओर देखा और उनके सीने से लग गई। उस वक्त पूरी तरह चादर में खुद को ढांपे हुए थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा था। बहुत कहा उनसे, लेकिन वो घर नहीं रुकी थी। उन्हें अपने बेटे को देखना था, उससे मिलना था। पर डॉक्टर की बात सुनकर वो और भी दुखी हो रही थी। रियान के वार्ड में शिफ्ट होते वो अपने बेटे के पास गए, जो खाली खाली नज़रों से उन्हें देखने लगा, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो, पर पहचान न पा रहा हो। निर्मला जी उसके करीब ही बैठी हुई थीं और उसका हाथ थामकर रोते हुए अपने होठों से लगा गईं। अब विवेक के बाद वही उनकी कुल दुनिया था। आमिर साहब ने भी उससे बात करनी चाहिए, पर वो खामोश रहा। 2 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज करके घर ले आए। वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था, पर कुछ जख्म अभी भी नहीं भरे थे। याददाश्त जाने की वजह से वो ये भी भूल गया था कि जान से प्यारे भाई को वो खो चुका है, और अमित साहब उसमें भी भगवान की कोई भलाई ही समझ रहे थे। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। अमित साहब और निर्मला जी ने उसे हथेली का छाला बना लिया था, जिस वजह से वो जल्दी ही सेहतमंद होता जा रहा था, लेकिन चाहकर भी किसी को पहचान नहीं पा रहा था। दिमाग पर जोर डालने के लिए डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था। इसीलिए अमित जी और निर्मला जी ने उससे प्यार से समझा दिया था कि तुम हमारे बेटे हो, इकलौते बेटे। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारी याददाश्त आएगी तो खुद ही आ जाएगी। दिमाग पर जोर बिल्कुल भी मत डालना। और उसने भी उनकी बात समझते हुए धीरे से सर हाँ में हिला दिया था। और अब लगभग 1 महीना हो चुका था और वो भी बिस्तर छोड़ चुका था। शुरू में वो छड़ी के सहारे चलता रहा, फिर अब उसे छड़ी के सहारे की भी ज़रूरत नहीं थी। अब वो बिना सहारे के चलने लगा था। तो अब उसने अपने बाप का बिजनेस संभालने की ठानी। 1 महीने से उसके पापा ही पूरा बिजनेस संभाले हुए थे, पर अब उनकी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी थी, और उनकी सेहत की वजह से ही रियान ने ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा था। वो ये भी जानता था कि उसकी बीमारी की वजह से उसके माँ बाप ने अच्छा खासा दुख फेस किया है, और अब बारी उसकी थी। वो रूम में आईने के सामने खड़ा नुक सुख से तैयार होता, अब खुद पर परफ्यूम की बारिश कर रहा था। बाहर निकला तो अमित साहब अपने बेटे को यूं वापस जिंदगी की तरफ लौटता देखकर जी उठे थे। ये सब आपका आशीर्वाद है पापा। वो उनसे आशीर्वाद लेता ऑफिस के लिए निकल गया, जहां उसे मिली थी यशिका। वही यशिका जो उसके भाई की होने वाली दुल्हन थी। लेकिन फिर विवेक के जाने के बाद वो अकेली रह गई थी। जब विवेक जिंदा था तो विवेक के ऑफिस में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर रही थी। विवेक ने उसे कहा था कि शादी के बाद भी वो जॉब कंटिन्यू रखे। यही वजह थी कि उसने अपनी शादी की वजह से सिर्फ 2 हफ्ते की लीव ली थी, पर उसने रिजाइन नहीं किया था। विवेक के जाने के बाद खुद को बिजी रखने की खातिर उसने दिल पर पत्थर रखकर दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सभी ने उसे बहुत अफसोस जताया था ऑफिस में, लेकिन वो बहुत बहादुर बनी रही। मोहल्ले वालों की जो जो बातें उसने सुनी थी
उन्होंने उसे पत्थर दिल बना दिया था, उसे मनहूस करार दे दिया गया था, जो शादी से पहले ही अपने पति को खा चुकी थी। किसी तरह ये सब बातें उस मासूम लड़की ने बर्दाश्त की थी। ये सिर्फ वही जानती थी या उसका भगवान। उसकी दादी और उसकी माँ साधना जी ने उसे दोबारा ऑफिस ज्वाइन करवाया था। हालांकि उसने तो छोड़ने का इरादा कर लिया था। घर पर बैठकर करती भी क्या, सिवाय बेकार की सोचों के। खुद को अतीत से बाहर निकालना और बिजी रखना बहुत जरूरी था। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, सामने से आते उस इंसान से बुरी तरह टकरा गई। पीछे की तरफ गिरने लगी कि उस इंसान ने फौरन उसे बाहों में थाम लिया था और यशिका दम साधे उसकी शर्ट को मुट्ठियों में पकड़कर देखती रह गई, जिसने बहुत मजे से उसकी कमर को थाम रखा था। हेजल गिरे आंखों को पहली बार देखते रियान के दिल ने एक बीट मिस की थी, जबकि सामने वाले के चेहरे पर डर के साए लहरा गए। ये कब ठीक हुआ? और ऑफिस, वो अपनी ही सोचों में गुम उसका चेहरा देखे जा रही थी, जो बहुत हद तक विवेक से मिलता जुलता था। दोनों भाई थे और 1 साल का गैप था दोनों के बीच में, तो चेहरा नेचुरली तौर पर मिलता जुलता था। अचानक ही यशिका को अपनी कमर पर रियान के हाथों की पकड़ थोड़ी सख्त महसूस हुई, तो वो होश में आते करंट खा गई। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा। पहली बार किसी ने उसे यूं छुआ था। विवेक ने भी कभी ऐसी हिम्मत नहीं की थी। सामने खड़ा इंसान तो उसे देखना भी गवारा नहीं करता था, हमेशा देखकर मुंह बनाकर नजर फेर लिया करता था। यशिका को हमेशा उसकी आंखों में अपने लिए नफरत महसूस होती थी और वो कोशिश करती थी कि उसके सामने कम ही जाए, पर क्या कर सकती थी? वो विवेक का भाई था, कभी न कभी आमना सामना हो ही जाता था, पर आज तो हद ही हो गई थी। उसने उसे छू लिया था। उसके देखने का अंदाज तक यशिका को बदला बदला सा लग रहा था। वो नजरें चुराकर वहां से आगे बढ़ गई, जबकि रियान की नजरों ने उसका दूर तक पीछा किया था। एक अजीब सी कशिश थी उस लड़की में, जो रियान को अपनी तरफ खींच रही थी, और वो खुद भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। सर झटककर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। यशिका को लग रहा था कि अब किसी भी दिन वो इंसान उसे बुलाकर जॉब से फ्री कर देगा। विवेक के रहते ही इंसान हमेशा यही कोशिश करता था कि किसी तरह उसे जॉब से निकाल दे, पर विवेक की मोहब्बत थी, इसलिए रियान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। पर आज वो कुछ भी कर सकता था। वो अब सीईओ था, अकेला इस कंपनी का मालिक। और इससे पहले कि वो उसे जॉब से निकाले, यशिका ने अपने दिल में सोच लिया था कि वो खुद ही ये जॉब छोड़ देगी। ये रिजाइन लेटर रियान के ऑफिस में पहुंचा भी चुकी थी और अब बेदिली से अपनी चीजें समेट रही थी कि उसका बुलावा आया। मैम, सर रियान आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। वो आंखें नीचे वहीं बैठी रह गई। हाँ, ऐसे कैसे जाने दे सकता है ये इंसान जब तक बेइज्जती न कर ले। यशिका बहुत ज़्यादा उस इंसान को लेकर गलतफहमी में थी, जबकि अब सब कुछ उसकी सोच के उल्टा होने वाला था। मैं आई कम इन सर? दरवाजे पर खड़ी वो अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। यस। रियान ने उसे सर से पांव तक गहरी दिलचस्प निगाहों से देखा था। कुछ ही देर में उसने सामने खड़ी लड़की का पूरा बायोडेटा निकलवा लिया था, जो उसके पापा के दोस्त की बेटी और उसके भाई विवेक की मंगेतर थी। पर मंगेतर किस हद तक थी उसे याद नहीं था। वो बस सामने खड़ी लड़की को हर पल देखने की तमन्ना कर रहा था, जिसने सीधा उसके दिल पर वार किया था। गुजरे अतीत की कोई परछाई उसके दिलो दिमाग में नहीं थी। बस इतना जानता था कि वो विवेक की मंगेतर थी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपना मन यशिका की तरफ से हटाने की कोशिश की। लेकिन वो तो पहली नज़र में ही उसके दिल पर पंजे गाड़ कर बैठ चुकी थी। लाख उसने खुद के दिल पर पहरे बिठाए, लेकिन दिल मचल मचल कर उसी को देखने के लिए बेकरार हो रहा था। और जब उसके दिमाग ने दलील दी कि वो तुम्हारे भाई की मंगेतर है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो, तो दिल फौरन डटकर सामने खड़ा हो गया था। लेकिन वो भाई अब इस दुनिया में नहीं है, और सिर्फ मंगेतर थी, बीवी नहीं। वो इतनी प्यारी थी, वो कैसे उससे नफरत करता, जबकि याददाश्त जाने से पहले वो हर वक्त उससे नफरत का इजहार करता था। यस मिस यशिका, इस रिजाइन की वजह? वो उसकी गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, जबकि उसकी गहरी निगाहों से वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। जी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पर। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो सामने वाले से क्या बोले, तो जो मुंह में आया वो बोल दिया। रियली? अचानक से कैसे अनकंफर्टेबल हो गई आप? इतने समय से तो आप जॉब कर रही हैं। वो एक आईब्रो उठाते हुए पूछ रहा था। बस ओ हो गई हूँ, अब जॉब नहीं करना चाहती। प्लीज़ रिजाइन एक्सेप्ट कर लें। वो बिना उसकी तरफ देखे माथे पर बल डाले बोली। और अगर एक्सेप्ट ना करूं तो? कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, उसके करीब आया, गहरी निगाहों से उसे देखा
और उसके अचानक करीब आने पर यशिका एकदम से पीछे हटी। आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जाना चाहिए अब। वो उसकी गहरी काली निगाहों से बुरी तरह घबरा रही थी और घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक रियान ने उसकी कलाई थामी और अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल कमर में हाथ डालकर उसने उसे टेबल पर बिठा दिया। ये सब इस कदर पलक झपकते हुआ था कि यशिका को कुछ समझ ही न आया। गिरने के डर से वो उसे कंधों से थाम गई थी, जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। ये क्या बदतमीजी है? वो उस पर गुस्सा होने लगी। बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है। वो उसकी दोनों तरफ टेबल पर हथेलियां जमाता उसके जरा सा करीब झुका था। वो उसके सीने पर दबाव डालते उसे खुद से दूर धकेलने की नामुमकिन सी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो 1 इंच भी उससे अपनी जगह से नहीं हटा था। प्लीज़ दूर हो जाए। वो इस बार उसकी इस कदर नज़दीक हुआ था कि वो बुरी तरह घबरा गई। मैं आपका रिज़ाइन स्वीकार नहीं कर सकता, समझिए। आप इसी ऑफिस में मेरे साथ काम करेंगी। वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोलता उस पर धौंस जमा रहा था। यशिका को उसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा। उसे बहुत गुस्सा भी आया था। हरगिज नहीं, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते और दूर होकर बात करें मुझसे। आप मेरे कुछ नहीं लगते, मेरे लिए गैर मर्द हैं। मेरा और आपका कोई जायज़ रिश्ता नहीं है। वो न जाने कैसे ये सब बोलती चली गई, जबकि रियान तो उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल ले गया था। ओह, तो मेरे साथ जायज़ रिश्ता बनाना चाहती हो? फिर बनोगी मेरी जायज़ धर्मपत्नी? उसके सवाल पर यशिका का दिल धक धक करते बाहर आने को मचला था। एक पल को सांस रोककर उसे देखती चली गई, जबकि वो अभी उसी शिद्दत से उसे गौर से देख रहा था। बोलो, बनोगी? वो थोड़ा सा और करीब झुका और वो नाम में सर हिलाती आंखों में आंसू ले आई। क्या कुछ याद नहीं आया था? वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया था, उसका ना होना शिद्दत से उसे तड़पा गया। पर मुझे तुम्हें अपना बनाना है। मैं आज ही माँ से आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, समझे आप? वो उसे एकदम गुस्से से डांट गई थी। और वक्त होता तो वो इंसान उसे गुस्सा कर रहा होता, लेकिन ये उसकी यादाश्त का जाना यशिका के हक में किस हद तक बेहतर हुआ था, ये तो वक्त ने ही तय करना था। वो सामने वाला इंसान था जिसका गुस्सा ही पूरे खानदान में मशहूर था। सभी उससे नाराज रहते थे। इस वक्त सामने मौजूद नाजुक सी लड़की की डांट सुन रहा था, लेकिन माथे पर एक बल भी नहीं लाया था। वो लड़की उसे पहली नज़र में ही भा गई थी और अब वो उसे हर हाल में अपना बनाना चाहता था। क्यों? शादी तो करनी ही है ना, तो मुझसे कर लो। वो और करीब हुआ था कि दोनों की सांसें 1 इंच के फासले पर एक दूसरे को झुलसाने लगी थीं। प्लीज नीचे उतारे मुझे, वो उसे पुश कर रही थी। नहीं, पहले हाँ करो कि मुझसे शादी करने को तैयार हो। मैं मम्मा से बात करूंगा और तुम्हारे घर भेजूंगा आज ही। मुझे पता है आंटी भी इनकार नहीं करेंगी। साधना जी 2-3 बार उससे मिलने चौधरी हवेली आ चुकी थी, इसलिए वो जानता था कि साधना आंटी उससे बेहद प्यार करती हैं। पर सामने खड़ी लड़की एक बार भी उसको देखने नहीं आई थी। बल्कि मैं अभी कर लेता हूँ बात। रियान बहुत तेजी दिखा रहा था। मोबाइल पॉकेट से निकालते साधना जी को कॉल करने लगा ताकि वो उनसे अपने दिल की बात कर सके। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? वो एकदम होश में आते उससे उसका मोबाइल छीनने लगी कि वो एकदम अपना हाथ पीछे की ओर कर गया, जिस वजह से वो एकदम इनबैलेंस होती नीचे गिरने लगी कि रियान मोबाइल छोड़ते फौरन उसे थाम गया, वरना वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरती। डर के मारे यशिका ने भी उसे मजबूती से थाम लिया था। आर यू ओके? वो फिक्रमंद हुआ था, जबकि अगले ही पल वो उसे जोर से पुश करती टेबल से नीचे उतरकर उसे घूरने लगी। आपको हो क्या गया है? क्यों फिजूल में मेरे पीछे पड़ गए हैं? जानते भी हैं मेरा क्या रिश्ता रह चुका है आपके भाई से? उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगीं। कैसा रिश्ता रहा है? बीवी थी क्या उसकी? वो एकदम से कड़वा हुआ था। अभी नहीं थी, लेकिन होने वाली तो थी ना। वो तड़प कर बोली और 2 कदम उसके करीब हुई। लेकिन मेरी मनहूसियत उस इंसान को खा गई। इस बार यशिका की हैजलगिरीन आंखों में आंसू लड़ी की सूरत में गिरने लगे। रियान का जी चाहा कि वो अपने होठों से उन आंसुओं को चुन ले। जो लड़की उसे पहली नज़र में ही भाग गई थी, वो उसे कैसे रोता देख सकता था? इतनी पढ़ी लिखी होकर बेकार की बातें कैसे कर लेती हो? वो नाराज हुआ था। यही सच है और बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर रहें, वरना मेरी मनहूसियत आपको भी खा जाएगी। वो उसे वॉर्न करती उसे दूर हुई थी। मुझे फिर भी तुम चाहिए, सुना तुमने? यशिका मेहरा उसकी पुकार पर उसकी भीगी पलकों से पलटकर उसे देखा था और बाहर निकल गई, जबकि उसकी भीगी आंखें रियान से कुछ छुपा न सकी। और फिर उसने अपना कहा सच कर दिखाया।
उसने साधना जी से बात करने से पहले अपनी माँ को भरोसे में लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी होने वाली बीवी के साथ इस घर में कोई बुरा सलूक करे, वो भी अपने स्वर्गीय भाई की वजह से। पर उसे हैरत हुई कि किसी ने भी ऐतराज नहीं किया था। और ऐतराज न करने के पीछे निर्मला जी और अमित जी की बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि वो रियांश से कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते थे जो सीधा उसके दिल दिमाग पर जाकर लगती। जब उन्होंने अपने बेटे की आंखों में यशिका के लिए प्यार देखा तो वो चुपचाप उसकी खुशी में खुश हो गए थे। और 2 दिन बाद ही अमित जी अपनी बीवी निर्मला जी के साथ एक बार फिर यशिका का हाथ मांगने चले आए। मामा प्लीज मना कर दें, मुझे ही शादी नहीं करनी। वो एकदम गुस्से से बिखर गई थी। अच्छा फिर क्या करना है? वो कड़वाहट से बोली, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन उस इंसान से बस कर दो यशिका, भगवान के लिए बस कर दो। वो लोग बड़ी इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं, वरना पहले बेटे की मौत के बाद मुझे यकीन नहीं था कि वो फिर से दूसरे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगेंगे। यही यकीन तो मुझे नहीं आ रहा मामा, प्लीज मेरी बात समझो, मेरी बात को मानो। वो अब रोने लगी थी। आप जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज उस इंसान से नहीं। आप जानती हैं वो मुझसे बेइंतहा नफरत करता था। जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, उसकी नफरत भी वापस आ जाएगी। मामा आप मेरी बात को नहीं समझ रही। वो खुद भी डर के आगे बेबस थी। चुप करो यशिका, तुम्हारी ये बेकार की बातें छोड़ दो। और क्या बोल रही हो कि किसी और से शादी करवा दें? कौन करेगा तुमसे शादी, जबकि हर किसी के लिए तुम एक मनहूस साया बन चुकी हो। माँ की कड़वाहट भरी बातें सुनकर यशिका हैरत से उन्हें देखती रही। दुनिया वाले तो कहते भी हैं। माँ आपने भी कह दिया। वो तड़प कर चुप हुई थी। आंसुओं की धार तेज हो गई और उसका दिल डूब सा गया। साधना जी भी बैठकर रोने लगी। मैं क्या करूं यशिका, मुझे बताओ। मेरी 2 बेटियां हैं, अगर एक की शादी वक्त पर ना हुई तो दूसरी का हाथ कौन थामेगा? तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो, पर दुनिया वाले तुम दोनों को मेरे लिए सजा बना देंगे। मेरी खातिर माँ का ख्याल तो करो। अगर भी इज्जत से रिश्ता मांगने आए हैं तो भला इस रिश्ते में बुराई क्या है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उन्होंने उसकी कलाई पकड़कर कहा, मामा अगर आपको लगता है कि मैं मनहूस हूं तो बताओ, मेरी मनहूसियत से उस इंसान को क्यों नहीं बचा रही? एक को तो मेरी मनहूसियत ने खा लिया, अब दूसरे को तो बचा लो। ये बकवास बंद करो अपनी, क्या मनहूसियत थोप रही हो खुद पर? उसकी माँ गुस्से में दहाड़ी। मेरी बेटी हो तुम, जान से भी बढ़कर प्यारी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी होने वाली सास कभी इस दहलीज पर वापस न आती, और फिर तुम्हारा रिश्ता कौन लेगा? वो गहरी नाराजगी के साथ बोली, माँ मुझे डर लग रहा है, एक बार फिर से अगर वही सब कुछ। वो माँ के गले लगी तो साधना जी ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। बस मेरी जान, डरना नहीं, जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लो। वो उसका माथा चूमते उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि बेटी के नसीब में क्या लिख रही थी। और यशिका के दिल का डर अगर सच हो जाता तो क्या होता? अगर कल को वाकई उसकी याददाश्त वापस आ जाती तो वो उसके साथ क्या सलूक करता? यशिका को बस यही डर सता रहा था। 1 हफ्ते के बाद दोनों का सादगी से विवाह कर दिया गया, क्योंकि अभी विवेक को इस दुनिया से गए 2 महीने ही हुए थे और धूमधाम से शादी करने का किसी का इरादा नहीं था। विदाई 1 हफ्ते लेट की गई थी, क्योंकि अंजलि का मंगेतर सौरभ दुबई से वापस लौट रहा था और सौरभ के माँ बाप चाहते थे कि सौरभ के आने पर उसका विवाह अंजलि से करते ही दोनों बहनों को एक साथ विदा किया जाए। ये और बात थी कि विवेक की मौत के बाद अंजलि की सास ने अपना इरादा अंजलि के लिए बदल लिया था, क्योंकि उनकी नज़र में दोनों बहनें ही मनहूस थीं और बातों बातों में वो अक्सर सुना भी जाती थीं, जिससे साधना जी और भी परेशान हो जाती। पर अब जबकि यशिका की शादी के बाद सब बातें बेमतलब की होकर रह जानी थीं, अब वो चाहकर भी अंजलि या यशिका को मनहूस नहीं कह सकती थीं, क्योंकि उसे बेहाने वाला आ चुका था और उसी खानदान से आया था जिस खानदान से उसका रिश्ता पहले भी जुड़ने वाला था। निर्मला जी बेटे की जिद के आगे तो हार मान गई थी, लेकिन दिल से वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। उन्हें रह रहकर अपना बेटा विवेक याद आ रहा था। उन्हें लगता था कि यशिका उनके खानदान के लिए शुभ साबित नहीं होगी, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो चुप हो गई थी। जबकि रियान तो बेतहाशा खुश था। जिससे पहली नज़र का इश्क हुआ वो अब बहुत जल्द उसकी बनकर उसके कमरे में आने वाली थी। वो तैयार होकर कमरे से निकलने लगा कि अचानक दरवाज़ा खुला और रोती हुई अनु अंदर दाखिल हुई। रियान ने उसे देखते माथे पर बल डाले। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रियान? मैं थी तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारी होने वाली बीबी मैं थी।
तुम मुझे भूल गए और उस लड़की से शादी कर ली जो तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार। जस्ट शट अप। रेहान को अचानक ही गुस्से ने घेर लिया और वो जोर से चीखा था। और एक पल के लिए अनु सहम गई, लेकिन खुद को हक पर समझते हुए वो फिर से सामने आई। वो यहाँ नहीं थी, आउट ऑफ कंट्री थी, और जब तक उसे रेहान की शादी की खबर मिली उसकी शादी हो चुकी थी। उसके माँ बाप ने भी जानबूझकर उसे शादी की खबर नहीं दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अनु की अब रेहान से शादी हो। पर हिंदुस्तान आते ही सीधा रेहान के घर पहुंची थी। तुमने मुझे हर्ट किया है, आई विल नेवर फॉरगिव यू। वो रोते हुए वहां से निकलती चली गई, जबकि रेहान अपना सर थामे वहीं बैठ गया। उसकी पहले से मंगेतर थी, उसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी, लेकिन अनु को सामने देखकर भी अनु के लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं आई थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब से धमाके होने लगे, आंखों के सामने कुछ आधे अधूरे मंजर चलने लगे। उसका जिस्म पसीने से भीगने लगा और अगले ही पल वो होशो हवास खोता वहीं बेड पर गिर गया। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर था। एक बार फिर उसका दिमाग ब्लिंक हो गया था। बेटा, तुम ठीक हो ना? अमित साहब परेशान से दिखाई दे रहे थे। मुझे क्या हुआ था पापा? वो माथे पर बल डाले पूछ रहा था। अचानक बेहोश हो गए थे तुम। डॉक्टर उसे चेक करने आया तो अमित साहब को कुछ समझाते हुए चला गया था। कोई भी स्ट्रेस लेने वाली बात से सख्ती से मना किया था, क्योंकि इस बार तो बचत हो गई थी। अगली बार ऐसा कुछ होता तो दिमाग की कोई नस फट सकती थी। याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी और उसकी कोई गारंटी भी नहीं थी। आइंदा वो लड़की मेरे बेटे से मिलने ना आए निर्मला, अमित साहब ने गुस्सा बर्दाश्त करते अपनी बीवी से कहा। वो उनके दोस्त की बेटी थी और ये रिश्ता निर्मला जी ने अपनी मर्जी से जोड़ा था। इस मंगनी में रेहान की कोई भी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन माँ की जिद के आगे वो मजबूरन खामोश हो गया था। इसीलिए चुप करके सुन लिया, और वो खुद भी नहीं चाहती थी कि रेहान के साथ कुछ भी ऐसा गलत हो। इसीलिए पति की बात मानने पर उनका दिल भी राजी था। एक हफ्ता पलक झपकते गुजर गया था। दोनों बहनें दुल्हन बनी हुई थी। अंजलि के फेरे कुछ देर पहले ही हुए थे। अब यशिका की विदाई थी। माँ और अपनी नानी के आशीर्वाद के साए तले वो रेहान चौधरी के संग रुखसत हो गई, जबकि अंजलि तो उसी मोहल्ले में थी। हवेली में यशिका का स्वागत बेहद सादगी से हुआ और बिना किसी रस्म की उसे रेहान के सजे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया। वो काफ़ी देर उसका इंतजार करती रही। गुजरे वक्त की कुछ कड़वी यादें उसके दिलो दिमाग पर डेरा जमाए बैठी थीं। वो इंतजार में थी कि जब रेहान उसके सामने आएगा तो उस पर अपनी शिद्दतें कैसे निछावर करेगा। पहले जो मर्द उससे इतनी नफरत करता था, अचानक से उसे मोहब्बत कैसे हो गई उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में रेहान के पुराने शब्द गूंजने लगे जब विवेक जिंदा था। मेरा बस चले तो तुम जैसी लड़की को मैं अपने भाई के करीब भी न फटकने दूं। शादी तो बहुत दूर की बात है, मेरे भाई की जिंदगी का तुम गिरहन हो। धीरे धीरे उसका दिमाग अतीत में डूबता चला गया। विवेक उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो विवेक से मोहब्बत नहीं करती थी। वो तो रेहान को पसंद करती थी, लेकिन रेहान के दिल में उसके लिए गलतफहमी पैदा हो गई थी कि वो लालची लड़की है और पैसे की वजह से उसके भाई से रिश्ता जोड़ बैठी है। रेहान के दिल में लड़कियों के लिए ये फीलिंग्स थी कि लड़कियां सिर्फ पैसे पर मरती हैं, और इसीलिए रेहान ने जब फर्स्ट टाइम यशिका को प्रपोज किया तो एक गरीब ड्राइवर बनकर उसके सामने आया था। लेकिन धीरे धीरे वो भी रेहान को पसंद करने लगी थी, और जब रेहान ने उसे अपनी मोहब्बत के लिए प्रपोज किया तो वो ये कहकर वहाँ से चली आई थी कि वो सोचकर जवाब देगी। हालांकि दिल में तो एक गुदगुदी सी हो रही थी कि रेहान जैसा खूबसूरत मर्द उससे मोहब्बत करता है। लेकिन फिर विवेक ने अपना रिश्ता उसके लिए भेज दिया। विवेक उसका बॉस, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता था। उसे नहीं पता था कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन जब रिश्ता भेजा तब उस पर यह हकीकत खुली थी कि विवेक उससे प्यार करता है। उसकी माँ का चहीता था विवेक, बिल्कुल बेटों की तरह, क्योंकि विवेक ने हर तरह से उन लोगों की मदद की थी। और जब विवेक ने अपना रिश्ता डाला तो साधना जी को ये रिश्ता दिलो जान से पसंद था। यशिका से उसकी मर्जी पूछी तो उसने हिचकिचाते हुए अपनी माँ के सामने अपनी पसंद रखी थी। तुम उस ड्राइवर से शादी करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। विवेक इतना पैसे वाला है, तुम खुश रहोगी, जिंदगी की हर खुशी देगा वो तुम्हें, और तुम उस ड्राइवर के पीछे भाग रही हो। मामा, प्यार पैसा नहीं देखता। वो भले ड्राइवर है लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन फिर माँ के कसम देने पर वो चुप हो गई थी। वो रेहान को सिर्फ पसंद करती थी, कोई जुनूनी मोहब्बत नहीं थी। वैसे विवेक भी अच्छा लड़का था, बहुत ही साफ दिल का। और अगले दिन
जाकर उसने रियान से माफ़ी मांग ली कि उसकी मंगनी हो गई है चौधरी इंटरप्राइजेस के बॉस के साथ। ये सुनकर रियान की आंखें गुस्से से जलने लगी थीं। यानी वो भी आम लड़कियों के जैसे निकली थी, पैसे के पीछे भागने वाली। हैंडसम तो वो विवेक से ज़्यादा था, लेकिन उसने पैसे की वजह से विवेक को पहल दी थी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया था, कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने भाई से जान से ज़्यादा प्यार करता था। वो चुपचाप घर चला आया, जहाँ उसकी माँ ने विवेक के रिश्ते के बारे में बताया। विवेक भी बहुत खुश था कि उसकी पसंद की लड़की उसे मिलने जा रही थी। भाई की खुशी देखकर वो खामोश हो गया, लेकिन यशिका के लिए उसके दिल में एक नफरत पनपने लगी थी कि वो एक लालची लड़की है, एक न एक दिन उसके भाई को भी धोखा देकर चली जाएगी। और फिर अगले दिन से ही रियान ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। ऑफिस में रियान को देखकर यशिका हैरान हुई थी, और जब उसे पता चला कि वो विवेक का छोटा भाई है तो वो अपना अगला सांस लेना भूल गई थी। और तब से हर दिन उसे रियान की नफरत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो चाह कर भी नहीं बता सकती थी कि उसकी पहली पसंद रियान था, ना कि विवेक। अब जबकि उसका नाम विवेक के नाम के साथ जुड़ चुका था, तो वो विवेक से बेवफाई नहीं कर सकती थी। उसने सच्चे दिल से विवेक को ही अपने जीवन साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। लेकिन किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर था कि ठीक शादी वाले दिन ही इतना भयानक हादसा हुआ कि विवेक इस दुनिया से चला गया और रियान की याददाश्त चली गई। याददाश्त जाने के बावजूद भी उसके दिल से यशिका की मोहब्बत निकल न सकी, और पहले टकराव में ही उसके दिल की धड़कन फिर से धड़क उठी थी उसे देखकर। यशिका ने उसे बताना भी चाहा, लेकिन वो डर गई थी। अगर भगवान न करे कि उसने अपने दिलो दिमाग पर कुछ ज़्यादा जोर डाला तो कहीं उसे कुछ हो न जाए। हालांकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर रियान की याददाश्त आ गई तो फिर से उससे नफरत करेगा। लेकिन इस बार भी वो माँ की जिद के आगे हार गई थी। वो अतीत की बातें सोचे जा रही थी कि तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। वो और भी सिमट कर बैठ गई। दिल की धड़कन कानों में बजती सुनाई दे रही थी। वो अपनी ब्लैक शेरवानी उतारता उसके करीब आता, धीरे से उसका घूंघट हटा गया। इतना मुकम्मल हुस्न, पल भर को वो उसे देखता ही रह गया। उसे ही लड़की पहली नज़र में ही भाग गई थी। बिना कोई चोर रास्ता अपनाए उसने उससे अपना जायज रिश्ता अपनाया था। आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रखता, अपनी मोहब्बत के पहले स्पर्श से उसे भिगो गया। यशिका की पलकें लरज उठीं। वो बहुत ही खूबसूरत शानदार पर्सनालिटी का मर्द था। बस भगवान उसका दिल मेरी तरफ मोड़ दे, हमेशा के लिए कभी नफरत का गुमान भी उसके दिल में ना आए। यशिका दिल से अपने भगवान से दुआ मांग रही थी, जबकि वो उसे डायमंड रिंग पहना रहा था। उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाता मुस्कुराते हुए अपने होठों से लगा गया। उसकी गंभीर खामोशी पर यशिका के दिल को कुछ होने लगा। वो चुप क्यों था, कुछ कह क्यों नहीं रहा था। वो उलझी थी कि तभी एकदम वो उसकी कमर में हाथ डालता उसका सर तकिए पर गिरा गया, और खुद जरा सा ऊपर होते उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाया था। यशिका की सांस रुक गई। बेख्तियारी बिना पलक झपके उसके चेहरे को देखने लगी। क्या हुआ, इतनी प्यार से क्यों देख रही हो? मोहब्बत होने लगी है? वो उसके चेहरे पर उंगली ट्रेस करता गंभीर शब्दों में बोला। वो गहरी सांस भरते अपने ऊपर नीचे होती धड़कनों से उसे अपना दीवाना कर रही थी। धीरे से दुपट्टा उतारकर एक तरफ करता वो उसकी धड़कनों पर अपना चेहरा रखता गहरी सांस भर गया। वो पूरी जिस्मो जान से लरचने लगी थी, और रियान चेहरा उठाकर उसको देखने लगा। वाइब्रेशन मोड पर आ गई हो क्या? वो उसके गाल पर अपने होंठ रखता उसके वाइब्रेशन का मजा लेता धीरे धीरे अपने होंठों से उस पर अपनी मोहर लगाता जा रहा था। यशिका ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा था। वो उसकी बेबाक शरारतों पर मरने वाली हो गई थी। वो धीरे धीरे अब और भी ज़्यादा जुनूनी होता जा रहा था। प्लीज़ रियान, रुक जाए। वो जो उसका ब्लाउज ऊपर किए उसके वजूद में गुम था। क्या हुआ, क्यों रोक रही हो? वो लाल आंखों से उसे देखते हुए मुंह बनाते बोला। आप एक वादा करें मुझसे। वो इन पलों में उससे क्या वादा लेने वाली थी? रियान के माथे पर बल पड़े। कैसा वादा? आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत डर रही थी। हाँ, वो उस इंसान के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन डर भी रही थी कि कहीं याददाश्त वापस आने के बाद वो उसे छोड़ ना दे। ऐसा क्यों सोचा? वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता उसके होंठों को चूम गया। यशिका की आंखें भीगने लगीं। बस वादा करें मुझसे, कभी जुदा नहीं करेंगे खुद से। वो उसका हाथ थामे अपने नाजुक हाथों में ले गई। कभी नहीं छोड़ूंगा पागल। इतनी मुश्किल से तो मिली हो, पहली बार में ही सीधा दिल पर विराजमान हो गई हो। कैसे छोड़ दूंगा? मेरा दीवानापन और मेरी जुनूनियत देखकर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो उल्टा उसको सीने पर गिराता उससे सवाल करने लगा।
उसके रेशम जैसे बालों को अपने चेहरे पर फैलाए वो मदहोश होता जा रहा था। अगर कभी याददाश्त वापस आ गई और आप मुझे भूल गए तो? वो अपने दिल का डर अपनी जबान पर ले आई। याददाश्त वापस आए या जो है वो भी चली जाए, कभी भी अपनी रूह से दूर नहीं हो सकता। तो मेरी नस नस में समाती जा रही हो यशिका, मेरे करीब आओ प्लीज। वो उसके लिए जुनूनी होता उसका चेहरा अपने ऊपर झुकाता, उसकी सांसों को इनहेल करने लगा और यशिका को लगा कि आज वो उसकी सारी सांसें पी लेगा। आंखें मीचे वो उसके और अपने बीच के हर पर्दे को गिराते लाड्स को मध्यम कर गया था। उस पर और अपने ऊपर कंबल लेता वो उसकी दोनों कलाइयों को थामे तकिए के ऊपर पिन कर गया और उसके ब्लाउज को उससे अलग कर दिया। फिर खुद को भी हर कपड़े से आज़ाद किया था। यशिका की जान लबों पर आई थी उसका बॉडी बिल्डर कसरती बदन देखकर। आने वाले पलों का सोचते यशिका की रूह कांपती जा रही थी। वो झुकता हुआ उसकी गर्दन और नरम धड़कनों पर लब बाट बनाता उसे अपनी दीवानगी का हिस्सा बना गया। कमरे में गूंजती हल्की हल्की सिसकियों को सुनता वो और भी मदहोश होता उसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ता जा रहा था। यशिका ने भी एक अच्छी बीवी होने के नाते अपने पति को उसका पूरा हक दिया था और यशिका का साथ पाकर रियान और भी जुनूनी हुआ था। वो और भी शिद्दत से उस पर टूट कर बरसा था, जो आने वाले वक्त में उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बनने वाला था, क्योंकि वो उस पर यकीन कर चुकी थी, एक ऐसा यकीन जो बहुत जल्दी टूटने वाला था। सुबह का सूरज चढ़ा तो यशिका ने कसमसाकर आंखें खोली, नजर भटककर अपने पहलू में लेटे रियान पर जा ठहरी, जो बिना शर्ट के कोहनी पर लेटा उसको ही निहारे जा रहा था, जबकि वो खुद अभी तक शॉर्ट सी नाइटी पहने कंबल में थी। उसके देखने पर फौरन कंबल में दोबारा घुस गई, जिस पर रियान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। आप कब जागे? वो जरा सा मुंह बाहर निकालकर पूछती, उसके जज्बातों को जगा रही थी। मैं सोया ही कब था, मैं तो तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था, वो शरारत से कहता अपने हाथ कंबल में घुसाता, उसकी नाजुक कमर को छूता, सुरूर के आलम में बोलता, उसकी जान होठों पर ले आया। नहीं नहीं, अब नहीं प्लीज, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। वो धीरे से मिनमिनाई, जबकि उसे सख्त नज़रों से घूर गया। जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा करूँगा यार, लेकिन प्लीज़ इस तरह मेरा हाथ मत रोको, क्योंकि मैं अब रुकने वाला नहीं। दीवानगी और जुनून बन चुकी हो तुम मेरा। वो फिर से उसे अपने करीब करता जुनूनियत से बोला था, जबकि यशिका उसकी संगत में पल पल पिघलती जा रही थी। उसकी इतनी मोहब्बत देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो डरती थी उस इंसान का आदी होने से, क्योंकि आदतें तो मोहब्बतों से भी जानलेवा होती हैं। ये इंसान उसे कहीं आसमान पर पहुंचाकर वहां से बहुत जोर का धक्का न दे दे। फिर वो उसकी संगत में अपनी सारी सोचों को झटकती उसका साथ देने की कोशिश करने लगी, जो कि बहुत मुश्किल था। वो भरपूर मजबूत बॉडी बिल्डर कसरती बदन का मर्द था। उसकी ताकत के आगे वो मासूम सी नाजुक जान कहाँ टिक पाती। अब तो वो रात से भी ज़्यादा जुनूनी हो रहा था। उसे बाहों में उठाता, वो ड्रेसिंग टेबल पर लाता, उस पर बिठाकर अपनी शिद्दतें उस पर निशावर करने लगा। उन दोनों की आंखें एक दूसरे की कुर्बत की खुमारी से लाल अंगारा हो रही थीं। वो उसकी सिसकियों की परवाह किए बिना एक बार फिर उसे उस छोटी सी नाइटी से भी आज़ाद कर गया था और अपने होठों से उसकी नरम मुलायम धड़कनों को महसूस करने लगा। अंजलि और सौरभ 2 दिन बाद ही हनीमून के लिए चले गए थे, जबकि रियान इस जगह को लेकर ना जा सका। उन दिनों ऑफिस का काम एकदम ही बढ़ गया था कि उसे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। ऐसे में यशिका को भी वक्त नहीं दे पा रहा था। हनीमून पर जाना तो बहुत दूर की बात थी। यशिका का भी जी चाहा कि वो फिर से ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन निर्मला जी की बिल्कुल मर्जी नहीं थी। इसलिए चाहकर भी वो रियान से ना कह सकी। रियान रात को लेट हो जाता, तब तक वो सो जाती थी और ऐसे में वो बहुत थका हारा उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता। सुबह वो उठती तो रियान उससे पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाता। ऐसे भी क्या बिजी होना, जो पहली रात उसने जुनूनियत और दीवानगी दिखाई थी, वो तो अब दोबारा यशिका को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो थोड़ी अपसेट भी हो गई थी। अंजलि हनीमून से वापस आई तो उसकी खुशखबरी भी उसके साथ थी। पूरे खानदान भर में ये खबर फैल गई, हर कोई उसे हाथों हाथ ले रहा था। उसकी माँ और उसकी दादी भी, और उसके सास ससुर और उसका पति तो उसे सर आंखों पर बिठा रहा था। दूसरी तरफ यशिका थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं था और ना ही उसने चेकअप करवाना जरूरी समझा था। किसी को न परवाह थी कि उसे भी औलाद होती, और ना ही पति ने पूछा और ना ही सास को फिक्र थी। वो ऐसी थी जैसे कोई लावारिस हो। माँ का फोन आया तो अंजलि की खुशखबरी सुनाई और बताया कि 2 दिन में अंजलि और सौरभ आएंगे मिठाई लेकर, तो उन्हें अच्छा सा प्रोटोकॉल देना। उसे लगा शायद उसकी माँ उसका भी पूछे कि तुम्हारी तरफ से खुशखबरी कब मिल रही है।
पर नहीं, उन्होंने बस अपनी खुशी उसे सुनाते फ़ोन बंद कर दिया और वो दिल महसूस कर रह गई। और फिर अंजलि और सौरभ आए तो उनकी अच्छी सी खातिरदारी की गई, जबकि उसकी सास ने तो अंजलि और सौरभ से मिलने से मना ही कर दिया था। वो अब भी यही समझती थी कि यशिका का साया मनहूस है। यशिका बहन से मिलकर जहाँ बहुत खुश हुई थी, वहीं उसके जाने के बाद उदास भी हो गई। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगी और एकदम उसे वोमिटिंग शुरू हो गई। वो निढाल होती अब गिरने को थी कि किसी ने भी कमरे में आकर न पूछा कि वो बाहर क्यों नहीं आ रही। शाम से रात हो गई, वो बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन कुछ ऐसा इत्तेफाक था कि रेयान घर जल्दी आ गया। मम्मा सब कहाँ हैं? यशिका दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी देर से वो कहाँ है? मालूम नहीं बेटा, जब तक बहन मौजूद थी तब तक उनकी खूब आवभगत कर रही थी। उनके जाते ही अपने कमरे में घुस गई। बाहर निकलकर कोई खैर खबर तक न ली, जैसे हम तो उसके कुछ लगते ही नहीं। निर्मला जी का अंदाज बहुत बदला बदला सा था, जो रियान को बिल्कुल अच्छा न लगा, लेकिन वो खामोश रहा। माँ के साथ बहस करना उसे पसंद नहीं था। कुछ सोचकर कमरे की तरफ बढ़ गया। यही निर्मला थी। जब विवेक जिंदा था और यशिका विवेक की दुल्हन बनने वाली थी, तब यशिका उनकी आंखों का तारा थी। और आज वही यशिका थी। विवेक की बजाय रियान की बीवी बन चुकी थी, पर उनके दिल से अब वो उतर चुकी थी। न जाने क्यों उन्हें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि वो उनके बेटे के लिए अच्छे कदम साबित नहीं हुई थी। वो ऐसी सोच की मालिक नहीं थी, लेकिन लोगों की बातों ने उनकी सोचने का अंदाज बदल दिया था। पर वो तो मासूम थी, वो क्यों नहीं समझती थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। वो धीरे से आगे बढ़ा कि यशिका को देख सके, लेकिन वो बाथरूम से निकलती निढाल होती दरवाजे को पकड़े गिरने वाली थी कि रियान ने फौरन आगे बढ़कर उसे बाहों में थामा। यशिका, तुम ठीक हो? वो एकदम फिक्रमंद हुआ। हल्की सी अपनी आंखें खोलते रियान को देखा तो उसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़े उसके सीने में अपना मुंह छुपा गई और फिर अचानक ही फूट फूट कर रो पड़ी। रियान उसे सीने से लगाते बिस्तर पर लाया और रियान को सामने देखते वो बुरी तरह बिखर रही थी। अब इस तरह उसके सीने से सिमट रही थी जैसे उसके वजूद में समा जाएगी। तुम्हारे हाथ क्यों ठंडे हो रहे हैं? और माथा? वो एकदम से ही घबरा गया। वो बहुत ठंडी पड़ रही थी। रियान उसे बाहों में भरे फौरन बाहर भागा था। बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ता उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया, जहां उसे फौरन ट्रीटमेंट दिया गया। रियान एक एक मिनट उसके साथ रहा था। एक पल को भी उसने यशिका को अकेला नहीं छोड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनते रियान को समझ न आया कि वो किस तरह का इजहार करे। अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी सुनता वो साकित रह गया था। देखिए, इनका बीपी बहुत लो हो गया था। ऐसी हालत में इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अभी ये ड्रिप ख़त्म होती है तो इन्हें घर ले जाएं और इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी बीबी बहुत कमज़ोर है। मैं ये सप्लीमेंट्स लिख रही हूँ, इन्हें ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर अपनी कहती जा रही थी, जबकि रियान लगातार यशिका की बंद आंखों को देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, जो उसने यशिका को लेकर इस कदर लापरवाही की थी कि उसे ये तक नहीं पता चला कि उसकी बीबी की क्या हालत हो रही है। अब उसने पक्का तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो यशिका को पूरा पूरा वक्त देगा। उसे जब होश आया तो वो रियान की बाहों में ही थी। रियान उसे वापस अस्पताल से बाहर ला रहा था। मैं चल लूँगी, उसने हिम्मत करते कहा, जबकि डॉक्टर ने क्या क्या बोला वो नहीं जानती थी। उसकी बात अनसुनी करता वो उसे अपनी बाहों में उठाए गाड़ी तक लाया और उसे गाड़ी में बिठा दिया। अब वो पूरी तरह खामोश थी, जैसे बहुत ज़्यादा थक चुकी हो। कब से तबीयत खराब थी? वो गाड़ी ड्राइव करते संजीदा अंदाज में पूछ रहा था। यशिका ने आंखें खोलकर उसे देखा। कल तक ठीक थी, आज सुबह से ही दिल घबरा रहा था। अंजलि आई थी अपने हस्बैंड के साथ। उस वक्त ही मुझे वोमिटिंग हुई थी। पता नहीं, शायद कुछ गलत खा लिया था। अंजलि ने कहा अस्पताल चलती हूँ, पर मैंने मना कर दिया। फिर चक्कर भी आ रहे थे और उसने ज़बरदस्ती मुझे फ्रूट खिला दिए। उफ, ना पूछे मत। उसके बाद से जो मुझे उल्टी आई। रियान के छोटे से सवाल पर यशिका उसे सारी कहानी बताती चली गई, जिस पर वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। जब दिल नहीं था तो क्यों खाया था? वो यशिका को खुशगवार अंदाज में बात करते देख रिलैक्स हुआ था, वरना अभी तक तो उसकी जान निकली हुई थी कि वो उससे गिला शिकवा ना करे कि वो आज उसकी वजह से इस हाल में है। पर उसने कोई भी गिला शिकवा नहीं किया था। कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। वो मुंह विसूरते हुए बोली, अच्छा, अब क्या खाने का दिल है मेरी जान का? जो कहोगी खिला दूंगा। वो उसके कानों के पीछे बाल करते हुए मोहब्बत से पूछ रहा था। पता नहीं, बस कुछ चटपटा सा खिला दो। वो भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। रियान के संग इतने दिनों के बाद बाहर निकली थी, दिल उसका एकदम खुश हो गया था।
रियान उसकी हालत समझता गोलगप्पे वाले के पास गाड़ी रोक गया और गोलगप्पे मंगवाए। गोलगप्पे खाते हुए वो जिस तरह चटकारे ले रही थी, रियान की मोहब्बत भरी नजरें उसी पर टिकी रहीं। मजा आ गया सच में रियान। अगर बीच में एक दिन ऐसा आ जाया करे कि आप मुझे बाहर लाएं और मैं ऐसे ही मजे से गोलगप्पे खाऊं तो आह, जिंदगी के मजे ही मजे। वो मुस्कुराती आंखों से बोली, अब से तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। वो गाड़ी स्टार्ट करता उसका हाथ थामे होठों से लगाता प्यार से बोला था, वादा। वो फौरन उससे वादा लेती मुस्कुरा रही थी, जबकि वो भी मुस्कुरा दिया कि तभी गाड़ी पर उसका कंट्रोल छूटा था और वो इनबैलेंस हुई। रियान पूरी कोशिश कर रहा था कि यशिका को चोट ना आए। वो उसे अपनी गोद में भरता गाड़ी से कूदा था, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक में अचानक कोई प्रॉब्लम हुई थी और ब्रेक नहीं लग रहे थे। दोनों ही लुढ़कते एक पेड़ के साथ जा लगे। रियान ने यशिका को अपनी बाहों में भरा हुआ था, वो जो थोड़ी बहुत चोटों से बच गई थी, पर रियान पेड़ के साथ जा लगा। उसके सर के पिछले हिस्से पर गहरी चोट आई थी। रियान प्लीज होश में आइए, यशिका चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर रियान की आंखें बंद थीं। सभी इस वक्त अस्पताल में थे, रियान इमरजेंसी में था। आज एक बार फिर उसके घर वाले उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। यशिका एक तरफ बैठी रो जा रही थी। बेटा आ जाओ, तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं, तुम्हें भी कितनी चोटें आई हैं। नहीं अंकल। जब तक रियान वो रो दी, बस कर दो ये ड्रामा। जब से हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ी हो, हमारे लिए मुश्किलें पैदा किए जा रही हो। तुम्हारी मनहूसियत मेरे विवेक को खा गई और आज मेरा रियान जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। निर्मला जी की बातों पर अम्मी साहब ने बीबी को हैरत से देखा। वो कैसे इतनी दकियानूसी सोच की मालिक हो सकती हैं। अब बस कर दो, जान छोड़ दो हमारी। वो उसके सामने हाथ जोड़ गईं। साधना जी उसी वक्त आई थी। निर्मला जी की बातें सुनते सदमे में आ गईं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। अपनी मनहूस बेटी को अपने सर से उतार कर हमारे सर पर डाल दिया। निर्मला खामोश हो जाओ। अम्मी साहब के गुर्राने पर वो एकदम चुप हो गईं। बस अब एक शब्द और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी धमकी पर बिल्कुल चुप हो गईं। मेरी बेटी इतनी ही मनहूस है आप लोगों के लिए, तो इसे मुझे वापस कर दें। साधना जी सपाट अंदाज में अमित साहब को देखते मुश्किल से ये शब्द बोली थीं। अभी वो कोई जवाब देती कि डॉक्टर की पुकार पर वो सब उनकी ओर देखने लगे। भगवान का धन्यवाद करें कि उनकी जान अब खतरे से बाहर है और उनके सर के मेमोरी वाले हिस्से पर ही चोट आई है। हो सकता है उनके होश में आने के बाद उनकी याददाश्त वापस आ जाए। डॉक्टर की बात सुनते ही यशिका के कदमों तले से जमीन निकल गई। मतलब भगवान ने उसकी खुशियों की उम्र सिर्फ 2 महीने की रखी थी। वो पिछले 2 महीने से रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि रियान की याददाश्त कभी वापस ना आए, लेकिन उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई थी। और आज रियान की याददाश्त वापस आ चुकी थी। वो आंखें मीचती गहरा सांस भर गई। कोई नहीं जानता था कि यशिका प्रेग्नेंट है, खुद यशिका भी नहीं, क्योंकि अभी रियान को भी उसे बताने का मौका नहीं मिला था। और फिर उसे होश आ गया और उसने होश में आते ही सबसे पहले अपने भाई विवेक का पूछा था, मम्मा पापा बताए ना, विवेक भाई किधर हैं? वो भी मेरे साथ गाड़ी में ही थे ना? उनकी शादी थी। अचानक उसके दिमाग में झमाका हुआ जब विवेक का फोन आया था, जिसे सुनने के बाद वो तड़प उठा था। क्या हुआ भाई? वो तड़पते हुए गाड़ी ड्राइव करते रोया था। रियान वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो कह रही है बारात न लेकर आऊं। जबकि बिल्कुल सामने खड़ी यशिका आंसू बहाते उसे देख रही थी, जो अपनी याददाश्त के आते ही उसे भूल गया था। नहीं, वो गलत थी, वो उसे भूला नहीं था, वो तो उसको अब बहुत सख्त सजा देने वाला था। उधर रियान के दिमाग में फिर विवेक की बातें घूमने लगीं। यार वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, उसने मुझे मैसेज भेजा है। और विवेक ने अपने आंसू रोकते मोबाइल रियान को थमाया था। इससे पहले कि वो मैसेज देखता, विवेक के दिमाग की कोई नस फटी थी और उसकी नाक से खून की लकीर बही थी और वो गाड़ी से उसका कंट्रोल छूट उठा था। वो स्टीयरिंग छोड़ गया। जो साथ बैठे रियान ने संभालनी चाहिए, लेकिन वो संभाल ना पाया और विवेक ने हिम्मत करते गाड़ी का दरवाजा खोलते रियान को बाहर धक्का दिया था। ये सब बहुत अचानक हुआ था। वो खुद भी बाहर कूदता, पर अपनी नाक से बहते खून को देखता वो सदमे में आ गया। उसी पल गाड़ी ने कलाबाजी खाई और गाड़ी एक ट्रॉली से जा टकराई। धीरे धीरे रियान को सब कुछ याद आता चला गया। नहीं नहीं छोड़ूंगा उसे, मेरे भाई की कातिल है वो, जान से मार दूंगा उसे। मुझे पता था जब उसे विवेक भाई से भी अमीर आदमी मिल जाएगा तो वो विवेक भाई को भी छोड़ देगी, और उसने ऐसा ही किया। उसने मेरे भाई की जान ले ली। उस वक्त रियान आपे से बाहर हो रहा था कि तभी उसकी निगाह सामने खड़ी लड़की पर गई, जो पथराई नजरों से उसे ही देख रही थी।
अगले ही पल वो अपने हाथ से लगी ड्रिप खींचकर उतारता यशिका की तरफ बढ़ा और उसके गले पर अपने हाथों का दबाव डाला। रियान, क्या कर रहे हो? पल पल उसकी पकड़ यशिका की गर्दन पर सख्त होती जा रही थी। सभी ने उसे यशिका से दूर हटाना चाहा, पर कोई भी उसे हटा नहीं पा रहा था कि तभी अम्मी साहब का हाथ उठा और उसके गाल की शोभा बना। वो होश में आया। यशिका की आंखें उबलकर बाहर आने को थीं। उसका सांस सीने में अटक गया था। होश के नाखून लो। अब अगर तुमने यशिका को चोट पहुंचाई तो तुम अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगे। उनकी दी हुई धमकी इतनी सख्त थी कि उन्हें बेयकीनी से देखता रह गया। साधना जी बेटी को संभालने में लगी थी, जो नीचे गिरी अपनी सांसें खींच रही थी। बेहतर होगा आप इनसे कहें कि ये अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाएं। जान छोड़ दें हमारी। निर्मल जी ने भी हाथ जोड़कर अमित जी और साधना जी से कहा था, तो वो आगे बढ़कर अपनी बेटी को उठाती, उसे सहारा देती बाहर चली गईं। वो बार बार लड़खड़ा रही थी। उसे एक बेंच पर बिठाया और पानी पिलाया। मम्मा, वो रियान, मैं उसे। बस कर दो यशिका, और कितना खुद को मारना है उन लोगों की खातिर। बस कर दो अब। वो नहीं है तुम्हारे काबिल, छोड़ दो उसे। नहीं मम्मा, अब नहीं। पहले मैंने भी आपसे यही कहा था कि मुझे रियान से शादी नहीं करना, लेकिन आपने अपनी कसम दे दी, और अब जबकि मैं उसकी मोहब्बत में अंग अंग डूब चुकी हूँ, तो आप कह रही हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ, उसे भुला दूँ? ऐसा नहीं होगा मम्मा, मैं मर जाऊंगी रियान के बिना। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यशिका ने आंखों के आंसू पोंछते हुए हिचकी लेकर कहा था। क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का? आज उसने तुम्हारा गला दबाया, कल को कोई और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? बस तुम मेरे साथ चलो। नहीं मम्मा, उसने कहा था मुझसे कि चाहे जो भी हो जाए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मम्मा, मैं उन्हें याद। यशिका, अब एक और सब नहीं, बस चलो मेरे साथ। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता जो आज उसने की है, तब तक मैं तुम्हारा बाल भी उसे देखने न दूं। वो अपनी बेटी को दिल को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, जो अपना दिल रियान के कदमों में हार चुकी थी। वो उसे लिए जबरदस्ती घर आ गई। दूसरी तरफ अमित साहब रियान की हालत को लेकर काफ़ी परेशान थे। उनकी एक ही बात थी कि उसकी एक ही जिद थी कि उसे यशिका को सजा देनी थी, लेकिन अमित साहब की दी हुई कसम पर वो रुक गया था। एक बार फिर से अनु ने आना जाना शुरू कर दिया था। ये सब उसे निर्मला जी करवा रही थी। रियान इशिका के वजूद से सिरे से इनकार कर चुका था। वो वापस पहले वाली जिंदगी में लौट गया था, जहाँ उसकी फैमिली थी, उसकी मंगेतर थी। यशिका के लिए पहले जैसी नफरत थी, और वो खुद था। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे कि एक दिन निर्मला जी का फोन आया। उनकी बात सुनते साधना जी के पैरों तले से जमीन निकली। रियान को अमित साहब ने उसके और यशिका की शादी का बता दिया था। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, और जब जब सारे सबूत दिखाए गए शादी के, तो वो चुप हो गया। लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो यशिका को डिवोर्स देने वाला था। माँ की बात सुनती वो जमीन पर गिर गई थी। आज वो अपनी सारी हिम्मतें हार गई थी। वो उसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई, और डॉक्टर ने खुलासा किया कि वो माँ बनने वाली है। साधना जी होंठ भींच कर रह गई। मतलब रियान यशिका को तलाक नहीं दे सकता। वो कुछ हद तक सुकून से होती। कुछ देर बाद यशिका को घर ले आई। यशिका बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। रियान उसे तलाक दे देगा, इससे आगे वो सोच ही नहीं पाती थी। जैसे सब कुछ खत्म हो रहा था। वो बिखर रही थी, लेकिन संभल भी रही थी। वो अब खुद को रियान के पीछे बर्बाद नहीं करेगी। बहुत हो गया। अब उसे जो करना है खुद के लिए करना है, अपने बच्चे के लिए करना है। वो सोच चुकी थी। मामा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। अचानक एक दिन यशिका की बात पर साधना जी हैरत से उसे देखने लगी। उसका चौथा महीना था, और कहीं से भी नहीं लगता था कि वो माँ बनने वाली है। दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। यशिका बेटा, किस चीज़ की कमी है? सब तुम्हारा है। तुम्हारे पापा जिंदा होते, उनके सामने ऐसे बोलती? नहीं ना, वो पक्का नाराज़ हो जाते तुमसे। मम्मा, मैं खुद को बिजी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा हौसला बने। 4 महीने में काफ़ी कुछ बदल गया था। रियान जो यशिका को तलाक देने वाला था, उसकी गुड न्यूज़ की वजह से वो चुप हो गया था। हाँ, एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसने फिर यशिका को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। लेकिन उससे संबंध भी नहीं रख पा रहा था, बल्कि खानदान भर में उसकी और अनु की शादी की खबरें घूमने लगी थी। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। वो नहीं जानती थी उसके प्यार की उम्र कितनी कम होगी। वो हमेशा तन्हाई में उन पलों को जीती थी जिनमें रियान उसके साथ था। वो आंखें मीचे हुए अपने खूबसूरत अतीत को याद कर रही थी कि अचानक ही चौंक उठी कि रियान ने सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने विवेक को मैसेज किया था, जबकि उसका मोबाइल तो उसके पास था ही नहीं। वो तो उसकी बहन अंजलि के पास था। तो क्या अंजलि? इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाई और धम से बेड पर गिर पड़ी। उसकी अपनी सगी बहन ही उसकी दुश्मन निकली, लेकिन क्यों?
दीदी, विवेक जीजू कितने हैंडसम हैं, कितने चार्मिंग और कितने पैसे वाले। काश आपकी बजाय मेरी उनसे शादी हो जाती। दीदी, आप इस शादी से मना कर दें प्लीज़, फिर मैं विवेक से शादी कर लूँगी। और यशिका ने उसकी पीठ पर एक धप लगाई थी। बहुत शरारती हो गई हो, मम्मा से शिकायत लगाना पड़ेगी कि अब इसका भी इंतजाम जल्द से जल्द करो। और अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वो तो उसकी बात को मजाक समझी थी, तो क्या वो मजाक नहीं था? अब वक्त था दूध का दूध और पानी का पानी होता। वो सीधा अपनी बहन के कमरे में जा पहुंची, जो कुछ दिनों से साधना जी के पास ही रुकी हुई थी। अरे दीदी आप, वो बौखलाकर उठकर खड़ी हुई। क्यों किया तुमने ये सब? उसके सवाल पर अंजलि के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। मैंने क्या किया? मेरे मोबाइल से मैसेज भेजा था विवेक को। बिना लगी लिपटी उसने बात शुरू की। कौन सा मैसेज? क्या बोल रही हैं? आज इतने समय के बाद अपना जुर्म पकड़ा जा रहा था तो वो नजरें चुरा रही थी। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी इस हरकत पर जो तुमने की है। तुम्हारी वजह से जीता जागता इंसान इस दुनिया से चला गया। तुम्हारी आंखों में जरा भी गम नहीं? तुम्हारी वजह से विवेक। मेरी नहीं, आपकी वजह से। वो एकदम चिल्लाई थी। कहा था ना आपसे कि इनकार कर दें, पर सुना नहीं। आपको लगा बच्ची है, जज्बाती है, मजाक कर रही है, पर मैं प्यार कर बैठी थी विवेक से। इश्क था वो मेरा, मुझे वो चाहिए था, पर आपने मुझसे उसे छीन लिया। फिर क्या हुआ? भगवान ने उसे आपसे छीन लिया। वो बड़े आराम से इतनी बड़ी बात कर रही थी। मैंने ही आपके मोबाइल से उन्हें मैसेज किया था। झूठ बोला, इतना बड़ा दिल कहाँ से ले आई तुम, जालिम लड़की। यशिका बुरी तरह रो पड़ी। बोला था, क्या कर लोगी आप, मैंने किया था मैसेज। लेकिन वो पागल इस बात को इतना सीरियस ले गया कि जान से हाथ धो गया। और उसी पल यशिका का हाथ उठा और अंजलि के गाल की शोभा बना। तुम एक इंतहा की घटिया लड़की हो। अगर घर वालों को तुम्हारी इस हरकत का पता चल जाए तो कौन बताएगा उन्हें? वो तंज से मुस्कुराई। आप? कौन यकीन करेगा आपकी बात का? वो धड़ल्ले से बोल रही थी और तभी दरवाजे से अंदर आते सब लोगों ने अंजलि को कड़े तेवरों से घूरा था। आप सब लोग? एक पल को वो बुरी तरह बौखला गई, जबकि अगला थप्पड़ उसे अपनी माँ से पड़ा था। रियान भी वहां मौजूद था, निर्मला जी भी। अंजलि के रूम में आने से पहले उसने सबको इकट्ठा किया था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी अंजलि अपना गुनाह आज जरूर कबूल करेगी, लेकिन बाद में मुकर जाएगी। इसीलिए आज ही उसने खुद को इस जुर्म से आज़ाद कर दिया था। धीरे धीरे चलती हुई वो अपनी माँ के पास आई। मम्मा, जब विवेक का रिश्ता आया था तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक ड्राइवर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। जानती हैं वो ड्राइवर कौन था? वो ड्राइवर रियान था। उसके बाद पर सबने हैरान होकर रियान को देखा था। मैं लालची नहीं थी मम्मा, मुझे रियान से मोहब्बत थी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो ड्राइवर है और मैं उसे शादी करना चाहती थी, है ना मम्मा? और आपने मुझे कसम दी थी कि मैं विवेक से शादी कर लूँ, और फिर आपकी कसम के आगे मैं मजबूर हो गई थी। उसकी बात पर साधना जी रो पड़ी। हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही था मम्मा, आपकी कसम के आगे मैं मजबूर हो गई और मैंने विवेक को सच्चे दिल से अपना लिया। जब वो मेरा पति बनने वाला था तो मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने रियान को अपने दिल से निकाल दिया था। न मैंने विवेक के साथ बेवफाई की और न रियान के साथ। लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। वो रो पड़ी थी, जबकि रियान की आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर यशिका को चुप करवा सकता। यशिका खुद ही रियान के सामने आकर खड़ी हुई थी। सिर्फ 3 महीने हैं आपके पास मेरे साथ कैद के, उसके बाद आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। 3 महीने के बाद उसकी औलाद इस दुनिया में आ जाती, इसीलिए वो ऐसा कह रही थी। अपनी बात कहते वो वहां से जाने लगी कि रियान उसे बाजू से थामते वापस मोड़कर खींचकर अपने सीने से लगाया। यशिका ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन रियान की पकड़ बहुत सख्त थी। उसकी ये तड़प देखकर साधना जी की आंखों में आंसू आए थे। जब से याददाश्त वापस आई थी, एक दिन भी वो एक पल के लिए भी वो सुकून से नहीं बैठा था। उसे रह रहकर यशिका की कमी महसूस होती थी और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी यशिका, सबके सामने अकड़ूर और मगरूर इंसान आज उससे माफ़ी मांग रहा था। निर्मला जी भी अपनी जगह शर्मिंदा खड़ी थी। यशिका रोते हुए सर उठाकर रियान को देखने लगी, जिसने अगले ही पल बहुत प्यार से मोहब्बत की मोहर उसके माथे पर लगा दी। वो आज अपने पूरे होशो हवास में ये सब कर रहा था। उस वक्त तो दोनों अपने रूम में थे। रियान उसे मनाकर आखिरकार वापस ले ही आया था। वो उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंदे हुए थी। कितना तरसी थी वो इन बाहों के लिए। यही तो उसकी असल जगह थी। वो उससे दूर जाती भी तो कैसे? एक्सीडेंट का वो पल आज भी भूल नहीं पाई थी, जब खुद की परवाह किए बिना उसने यशिका को बचाया था। मैं तुम्हारे बहुत करीब आया था क्या? वो उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोला था।
पता नहीं वो क्या पूछना चाह रहा था। क्या मतलब? वो नाराज हुई। करीब आए थे तभी तो ये बच्चा आया है ना इस दुनिया में। वो मुंह बनाकर बोली। आई नो यार, पर मुझे महसूस करवाओ ना कि मैं तुम्हारे करीब आया। उसे तकिए पर गिराता खुद उसके ऊपर आया। रियान बेबी। वो बुरी तरह घबराई थी उसकी लाल आंखों में खुमारी का रंग देखकर। कुछ नहीं होगा बेबी को बहुत प्यार से करूँगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर गुम होना चाहता हूँ। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर लव बर्ड्स बनाने लगा। दोनों की सांसें गहरी होने लगी थीं। वो सारे पर्दे आज अपने होशो हवास में गिराता जा रहा था। उसके नरम वजूद में शामिल होता उसे सिसकने पर मजबूर कर गया था। उसके हल्के फूले पेट पर दीवाना बार अपने होंठ रखता। वो यशिका को दीवाना कर रहा था, जबकि पेट पर वजन न पड़े। बहुत सावधानी से वो अपनी यशिका को अपनी मोहब्बत में भिगोता, अपने आप को और उसे सुकून दे रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहना।